Good morning, students. So let's begin our class. I have sent you one PDF of session number 20 and 21, I think. That was of Unit 1. Those were very easy sessions, so I told you to go through those sessions. No foundation with that, but you just read those sessions. From today, I am going to start Unit number 2, which is our first unit related to IT. So, what this particular unit covers, let us see. दिस यूनिट इज़ वेब एप्लीकेशंस. अब वेब एप्लीकेशंस में हम कितने सेशंस देखने वाले हैं, तो यहाँ पर अराउंड 8 सेशंस हैं जो कि हमको देखना है. आज हम कोशिश करेंगे कि सेशन नंबर 1 को हाफ फिनिश करें. द फर्स्ट सेशन इज़ रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. सो लेट अस डायरेक्टली गेट इनटू दैट. ओके, सो दिस सेशन इज़ रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होता क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी. इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है. ठीक है, कोई पर्सन डिसेबल भी है तो अगर उसके डिसेबिलिटी को भी वो पास कर पा रहा है, या वो डिसेबल्ड पर्सन या जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी अगर अपनी उन डिसेबिलिटी के होते हुए भी अगर वो लोग यूज़ कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. सो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी. दिस इज़ जनरली अ सॉफ्टवेयर इशू, and we will see how computer accessibility options helps different types of people with different impairments. However, when a computer combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer. कंप्यूटर में भी क्या है कि अगर चलो ठीक है कि कोई इम्पेयर्ड है मतलब कि जो किसी चीज़ में डिसेबल्ड है, तो वो इम्पेयर्ड पर्सन भी किन्हीं ना किन्हीं कुछ सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके कंप्यूटर्स को यूज़र फ्रेंडली तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो वे होती है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का यूज़ करके कोई इम्पेयर्ड पर्सन कंप्यूटर को ईज़िली यूज़ कर पा रहा है, उसको बोला जाता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको बोला जाता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी. तो इस सेशन में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि कंप्यूटर यूजेज में प्रॉब्लम आ सकती है लोगों को. तो पहला बताया है इन्होंने कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सच एज डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD और ऑटिज़म. तो ये कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट्स के बारे में इन्होंने लिख कर बताया है यहाँ पर. कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की क्षमता, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को याद रख पाने में, किसी चीज़ को सीखने में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं सीख पाता है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है. और इस लर्निंग डिसेबिलिटी के भी बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, यहाँ पर वर्ड्स नहीं समझ में आते क्या है, क्या लिखा है वो समझ नहीं पाते, कौन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आता. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं. एक और होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया का ही टाइप है. और एक होता है ऑटिज़म, यहाँ पर पूरी ब्रेन और ये सब वर्क करना बंद कर देता है. मतलब कि आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से बॉडी समझ ही नहीं पाती है, बस देख रहे हैं सुन रहे हैं पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पर क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा. इस तरीके के जो अलग अलग तरीके के ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी या कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होते हैं, ये इनके नाम यहाँ पर इन्होंने दिए हैं. ठीक है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब सोच समझने की क्षमता जिसकी कम होती है वो कोग्निटिव या लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है. सेकेंड टाइप जो हमको बताया हुआ है वो है विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब क्या? तो विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब कि देखने की किसी चीज़ को जो विजन प्रॉब्लम होती है उनको बोलेंगे हम कि वो विजुअल इम्पेयर्ड है. जैसे कि लो विजन जिसको कम दिखता है, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस
पूरी तरह से जो अंधा हो या कुछ पार्शियली अंधा हो, जिसको बहुत धुंधला दिखता हो या दिखता ही नहीं हो या थोड़ा कम दिखता हो, या पार्शियल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में जो भी आता हो। एंड थर्ड वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस, किसी किसी को होता है कलर्स पहचानने की में दिक्कत होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी एक विजुअल इम्पेयरमेंट है। अगला जो दिया हुआ है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने की क्षमता में कुछ प्रॉब्लम होना, है ना, इम्पेयर्ड ड्यू टू हियरिंग। तो वो क्या कहलाएंगे, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है डेफनेस, तो डेफ मतलब क्या, बहरा, है ना, जो सुन नहीं पाता। तो डेफनेस क्या है, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अगला दिया हुआ है मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, मतलब हाथ पैर चलाने में, हाथ पैर का मूवमेंट जो होता है वो किसी का अगर ब्लॉक्ड होता है या होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक टाइप दिया हुआ है पैरालिसिस, आपने सुना होगा जनरली। पैरालिसिस में बॉडी का एक साइड का पार्ट पूरी तरह वर्क करना बंद कर देता है। सेरेब्रल पाल्सी एक टाइप होता है, कार्पल टनल एक, कार्पल टनल सिंड्रोम और रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये कुछ अलग अलग मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट्स हैं। यहाँ पर कुछ बैकबोन से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें सूजन या मोच हमेशा होती रहती है, तो वो ऐसी कुछ बीमारियां हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं मोटर या डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि कंप्यूटर एसेसिबिलिटी होता क्या है। कंप्यूटर एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज़र फ्रेंडलीनेस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, पर्सन डिसेबल्ड हो, कैसा भी इम्पेयर्ड हो, वो रिगार्डलेस ऑफ दैट, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर कंप्यूटर कितना यूज़र फ्रेंडली है, मेन चीज़ वो यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि कौन कौन से न्यूमरस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स होते हैं कंप्यूटर यूजेज के लिए, तो ये 4 टाइप्स इन्होंने यहाँ पर बताए हुए थे। अब कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि होता है एसेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, इस एसेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज़ करके हम, ये जो ऊपर आपको कुछ इम्पेयरमेंट्स दिखे थे, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जिससे आप कीबोर्ड को, मॉनिटर के डिस्प्ले को, माउस को किन्हीं तरीक़ों से इनको कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और उनको कंट्रोल करके और कस्टमाइज़ करके आप इन्हीं कुछ तरीके के हियरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले लोगों के लिए भी इन कंप्यूटर सिस्टम्स को उनके यूज़ के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे इस विंडो को लॉन्च किया जाता है। तो इसको लॉन्च करने के लिए आप लोगों को स्टार्ट में जाना होगा, कंट्रोल पैनल में जाना होगा, एसेसिबिलिटी ऑप्शंस वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा।
ये जो एसेसिबिलिटी ऑप्शन का विंडो आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग टैब्स हैं। कीबोर्ड एक टैब है, साउंड एक टैब है, डिस्प्ले एक टैब है, माउस एक टैब है और एक जनरल टैब है। अलग अलग तरीके के कुछ टैब्स हैं। यहाँ पर हम एक एक करके सारे टैब को पढ़ेंगे। आज हम कीबोर्ड टैब को कवर करते हैं और देखते हैं, कीबोर्ड और साउंड को कवर करते हैं। तो कीबोर्ड टैब में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टिकी कीज़, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फ़िल्टर कीज़ और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टॉगल कीज़। तो हम इन तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन ऑप्शंस होते क्या हैं, ये तीन ऑप्शंस करते क्या हैं, कैसे किस तरीके की डिसेबिलिटी को की कमी को ये पूरा करेंगे और कैसे पूरा करेंगे, ये हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कीबोर्ड में पहला जो है वो है स्टिकी कीज़। स्टिकी की क्या है? स्टिकी की एक एसेसिबिलिटी फीचर है। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे एसेसिबिलिटी फीचर हैं। एसेसिबिलिटी फीचर क्यों बोल रहे हैं इनको हम? एसेसिबिलिटी फीचर हम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने में यूज़र फ्रेंडलीनेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको एसेसिबिलिटी फीचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या होता है, किस तरीके के पर्सन्स की डिसेबिलिटी से ये कंप्यूटर्स को बचाता है वो देखते हैं। स्टिकी कीज इज एन accessibility feature to help computer users with physical disabilities, but it is also used by others as a means to reduce repetitive strain। ठीक है, रिपीटेटिव स्ट्रेन किसी को होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन मतलब कि बार बार किसी काम को करने में थकान या कुछ होती है, तो उस तरीके के लोग भी कहीं ना कहीं इस स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी कीज़ अलाउज द यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज द मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर और द विंडो की एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल द अदर कीज़ आर प्रेस्ड। देखिए ये क्या करती है स्टिकी कीज़, स्टिक मतलब चिपक जाना है ना। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि ये जो एसेसिबिलिटी फीचर है ये कहीं ना कहीं फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम में आता है। ठीक है, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कैसे काम में आ सकता है? तो यहाँ पर जिनके आप कह सकते हो जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनके हाथों में उतनी क्या कह सकते हैं, आपकी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी नहीं है, तो हो सकता है उसको आप बोलो कि कंट्रोल प्लस पी दबा या कंट्रोल प्लस यू दबा, तो क्या होगा कि फिंगर्स को काफ़ी स्ट्रेन देना पड़ेगा टू प्रेस द कंट्रोल एज वेल एज यू एट द सेम टाइम, so it will be putting a lot of pressure on his hands. So for that, to remove the strain on their hands, to remove the pressure on their hands, this particular options these particular options are given to them. तो यहाँ पर क्या होगा, आप शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर और विंडो की, ये चार बटन्स हैं। इन चार बटन्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को एक्टिव कर लेते हैं तो ये जो चार कीज़ हैं ये मॉडिफायर कीज़ की कैटेगरी में आती हैं, शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल और विंडो की। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप एक बार इनको प्रेस करोगे तो वो प्रेस्ड रहेगी। जैसे कि अभी क्या करना पड़ रहा था, आपको कंट्रोल प्लस पी दबाना है, तो आप कंट्रोल दबा के रख रहे थे और उसके दबे दबे पर आपको क्या करना पड़ता था, यू हैव टू प्रेस पी वैन कंट्रोल इज़ केप्ट प्रेस्ड ना। तो आप लोग कंट्रोल तो दबा के ही रखते थे और फिर उसके बाद आपको पी दबाना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को यहाँ से आप लोगों ने अगर उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर रखा है यहाँ से, तो अगर आपने उस पर राइट लगा रखा है तो क्या होगा जनरली यहाँ पर कि आप जैसे कंट्रोल दबाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल को दबा के रखें। ठीक है, आप कंट्रोल दबा के छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक एसेसिबिलिटी फीचर और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए ही काम का है, या आजकल नॉर्मल यूज़र्स भी इसका यूज़ करते हैं। बार बार जिसको शॉर्टकट्स प्रेस करने होते हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इन स्टिकी कीज़ का ऑप्शन को यूज़ करते हैं ताकि कंट्रोल दबा के रखे रखे साइमल्टेनियसली कोई दूसरी की प्रेस ना करना पड़े, तो वो लोग भी स्टिकी कीज़ के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आपको वहाँ पर एनेबल करने के लिए यूज़ स्टिकी कीज़ पे टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है और वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको वो ऑप्शन कहाँ पर दिखेगा कि एक्टिवेट है या नहीं है, तो आप लोगों को नीचे जहाँ पर टाइम आता है ना टास्क बार में, वो वहाँ पर आपको ये एक सिस्टम ट्रे में एक आइकॉन दिखेगा जिसमें अलग अलग कीज़ बनी हुई हैं, जिससे कि पता चलेगा कि स्टिकी कीज़
एक्टिव है। अब इन्होंने आपको बताया है कि इसको प्रैक्टिस भी हमको करना है, तो प्रैक्टिस करने का तरीका बताया। उन्होंने बोला स्टिकी कीज़ एक्टिवेट कर लो, स्टार्ट में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, एसेसरीज में जाओ, नोटपैड ओपन करो। नोटपैड ओपन करने के बाद कुछ भी 3-4 लाइन्स एटलीस्ट लिख लो, और उसके बाद जहाँ पे टेक्स्ट बिगिन हुआ है पहली लाइन पर चले जाओ। वहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल की दबा दो और छोड़ दो, और अब ए दबा दो। क्या होगा, कंट्रोल+A शॉर्टकट फॉर सिलेक्टिंग एवरी टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंट्रोल और फिर ए दबाओगे तो क्या होगा, सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल दबाया, छोड़ दिया, फिर ए दबाया, तो क्या होगा कि वो उसको प्रेस्ड ही रखेगा कंट्रोल को, जब तक कोई अगली की प्रेस नहीं कर दी जाती। जब कोई अगली की प्रेस कर दी जाएगी तो ये स्टिकी कीज से भी वो सिलेक्टेड हट जाएगा। मतलब कि अब कंट्रोल प्रेस्ड नहीं है, कंट्रोल दबा के रखा तो प्रेस्ड है, ए दबा दिया तो कंट्रोल ए का शॉर्टकट लग गया, सिलेक्ट ऑल हो गया, अब कंट्रोल सिलेक्टेड नहीं है ना, मतलब कंट्रोल पे से वो स्टिकी कीज हट चुकी है, वो स्टिकी की के जैसा काम नहीं कर रहा है वो। सिमिलरली नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है फिल्टर कीज़ के बारे में। देखते हैं ये फिल्टर कीज़ क्या होता है। फिल्टर की इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिल्टर की किसका फीचर है, फिल्टर की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फीचर है। इट इज़ एन एसेसिबिलिटी फीचर दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रेमर्स। हैंड ट्रेमर्स क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। हैंड ट्रेमर्स मतलब कि जिनके हाथ बहुत ज़्यादा शेकी होते हैं या पावर कम होने के कारण वो बहुत जल्दी से किसी बटन पे से हाथ नहीं हटा पाते। और ए दबाने की बजाय ए टाइप हो जाता है, जेड दबाने की बजाय जेड 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 टाइप हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये फ़िल्टर कीज़ का ऑप्शन बनाया गया है, ताकि अगर आप लोग किसी हैंड ट्रिमर वाला पर्सन है कोई, और जिसको हैंड ट्रिमर की प्रॉब्लम है, जिसके हैंड्स में इतनी पावर नहीं है, वो एक बटन पे उंगली रख रहा है तो वो रखी की रखी रह गई, तो उस सेंस में क्या होगा, जैसे जे पे रखा तो जे दबा रह गया, तो जे 5-6 बार टाइप हो गया। पर आपको करना तो एक ही बार था टाइप, पर वो 5-6 बार टाइप हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर मिटाना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जिसको हैंड ट्रिमर्स आते हैं, जिनको हैंड ट्रिमर्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए फ़िल्टर की इसका ऑप्शन बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब आप फ़िल्टर कीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो जो रिपीटिंग कीज़ होती हैं, जैसे ए दबा के रखा है तो बार बार ए टाइप नहीं होगा, एक ही बार ए टाइप होगा। अगर आपको फिर से ए टाइप करना है तो आप लोगों को दबा के छोड़ना पड़ेगा, एंड अगेन आफ्टर 2 और 3 सेकेंड्स यू हैव टू प्रेस ए अगेन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फ़िल्टर की का ऑप्शन होता है। इसको भी सेट करने के लिए क्या, नीचे राइट पे राइट लगाना है, टिक करना है, और उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है और ओके करना है। आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जो बताएगा कि फ़िल्टर कीज़ एनेबल्ड हैं। इन्होंने अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट सिखाया है कि आप खुद एक बार यूज़ करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने बोला नोटपैड ओपन करो और कुछ रिपीटेड कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश करो। रिपीटेड कैरेक्टर टाइप नहीं होगा अगर आपने फ़िल्टर की को एक्टिवेट कर रखा है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है टॉगल कीज़ का। टॉगल कीज़ क्या होता है, तो टॉगल कीज़ में जनरली ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक की बटन होती हैं, उन बटन्स को जब आप प्रेस कर दोगे तो वहाँ पे एक बीप का साउंड आएगा। जब आप बटन को एक बार प्रेस करोगे, मतलब ये जब कैप्स लॉक ऑन होगा, तो वहाँ पर एक बड़ा थोड़ा सा लॉन्गर साउंड बीप
बड़ी सी एक बीप आएगी, और जब आप फिर से उस पर प्रेस करोगे तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा, तो एक छोटी सी बीप आएगी, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि आपने कुछ एक लॉकिंग की को प्रेस किया है, जैसे कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये जो बटन्स होती है ना, आपने इनको अगर प्रेस कर दिया तो, और अगर आपका टॉगल कीज़ का ऑप्शन एक्टिवेटेड है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए कि आपने टॉगल की या लॉकिंग की को प्रेस किया है। ऑलराइट, तो यही था उसका ऑप्शन। अगला है साउंड टैब। यहाँ पर हमने कीबोर्ड टैब को देख लिया है। कीबोर्ड टैब के बाद जो हमारा अगला टैब है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साउंड टैब। चलिए देखते हैं। अब साउंड टैब, पता चल रहा है नाम से ही साउंड जनरेट करेगा। साउंड किसके काम का, तो साउंड किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ये ऑडिटरी इम्पेयरमेंट जिनको होती हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए साउंड टैब के पहले ऑप्शन को, साउंड सेंट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं। साउंड सेंट्री इज डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट होती है उनके लिए, जिनको साउंड की मतलब सुनने की प्रॉब्लम होती है, ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये साउंड सेंट्री इम्पेयरमेंट बनाया गया है। साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स साउंड। अब क्या होगा भाई, अब जिसको साउंड से रिलेटेड एम्पेयरमेंट है, मतलब वो साउंड तो सुन ही नहीं सकता है ना, ऑडिटरी प्रॉब्लम है तो वो साउंड तो सुन ही नहीं सकता। अब जब वो साउंड नहीं सुन सकता तो अल्टरनेट क्या है, वो देख तो सकता है। अब जब वो देख सकता है तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जब कभी कंप्यूटर कुछ ऐसा काम करता है कि जहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ एरर आती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, या कुछ वार्निंग आती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जब कभी ऐसी कोई वार्निंग्स आएंगी, कुछ एरर्स आएंगी, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम द कंप्यूटर्स स्क्रीन विल स्टार्ट टू ब्लिंक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये विंडो या ये वाला पार्ट स्क्रीन पर कुछ एरर प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू एनेबल साउंड सेंट्री यूज साउंड सेंट्री अंडर द साउंड टैब, और इसको अप्लाई और ओके करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर होगा। साउंड सेंट्री क्या करता है, ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स वाले लोगों के लिए काम में आता है। विजुअल वार्निंग्स कंप्यूटर पे जनरेट करेगा ताकि आप लोगों को साउंड नहीं भी सुनाई दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑडिबली नहीं सुन पा रहे हैं तो विजुअली आप लोग उन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ एरर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अगला ऑप्शन बताया हुआ है शो साउंड्स। शो साउंड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। शो साउंड्स इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इन्फॉर्मेटिव आइकॉन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कभी आप इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे तो कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाह रही है साउंड के फॉर्म में, तो वो उसको मतलब कैप्शंस के फॉर्म में भी दे देगी, मतलब स्क्रीन पर लिख के भी बता देगी, है ना। साउंड आ रहा था तो आपको साउंड के थ्रू तो पता नहीं चला कि यार यहाँ पर कुछ एरर थी या कुछ यहाँ पर दिक्कत थी, क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन शो साउंड्स का ऑप्शन दिया हुआ है कि जहाँ पर साउंड जहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड को ये शो करेगा, है ना, उस साउंड को ये शो करेगा, मतलब कि वो साउंड क्यों जनरेट हुआ उसके रीज़न को स्क्रीन पर ये जनरेट करेगा। इसको सेट करने के लिए यूज़ शो साउंड्स पे जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। कल हम डिस्प्ले टैब को देखेंगे और उसके बाद जो हमारा माउस और जनरल टैब है उसको देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशेंट है। आप लोग को मैं ये PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।